नमस्कार साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तो आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन आज का टॉपिक है। वीडियो की शुरुआत शुरू करते हैं। सर्वप्रथम है गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। अगला, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो उस समय आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसी को स्थगन करने का प्रस्ताव था गांधी इरविन समझौते में। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि जो थे ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन एसएस राजपुताना नामक जलयान से गए थे। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और कहाँ से गए थे? तो बम्बई से लंदन गए थे। कौन सा जहाज से गए थे? तो एसएस राजपुताना नामक जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन गए थे और लंदन में वो रुके थे, किंग्सले हॉल में रुके थे। तो द्वितीय गोल महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो ये थे मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो भारतीय ईसाइयों को प्रतिनिधित्व करने वाले थे गोलमेज सम्मेलन में केटी पाल। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो भारतीय ईसाइयों के प्रतिनिधित्व किए थे केटी पाल। आगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे लंदन, तो वहाँ पर विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। कब कहा था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के समय। अगला है, ये 3 गोलमेज सम्मेलन है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932
32 तक, 3 गोलमेज सम्मेलन। अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर असफल रह गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर। आगे वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। आगे किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। डॉक्टर BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने के लिए में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो ये कहते सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहे थे। आगे है गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो ये कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 में गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कराची अधिवेशन 1931 में। आगे हम लोग पढ़ेंगे सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? तो ये है रैम्स मैकडोनाल्ड ने। वहाँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय के, तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किए थे। आगे है हरिजनों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया था। तो पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण पहली बार इसके लिए तो हरिजनों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा किया गया था पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण। तो हरिजनों दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया। तो पहली बार पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण कब किया गया? तो अगस्त 1932 में। किसके लिए? तो दलित और हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया था। अगर महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? तो एक ये थे सांप्रदायिक पंचाट के समय। सांप्रदायिक पंचाट के समय महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किए थे, पहला आमरण अनशन। आगे पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो पूना पैक्ट था दलित वर्ग से संबंधित। पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था। आगे BR अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो BR अंबेडकर और गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो ये पूना समझौता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ था।
बी आर अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ था। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने। अगला है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 148। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो 71 एवं 148। आगे महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? तो यह कहते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कथन था महात्मा गांधी पर कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। यह कथन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। तो 1932 में पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में पूना पैक्ट। इसके बाद जो है सो महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की? पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की? तो हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किए थे। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगर दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? दलित समुदाय को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दलित को समुदाय को सर्वप्रथम हरिजन कहा था। दलित समुदाय को हरिजन कहा था। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। तो गांधी इरविन समझौते को विरोध किए थे विंस्टन चर्चिल जैसे ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते को विरोध किया था। और पर है NCERT सार संग्रह।